हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश कुमार शर्मा केटीसी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, आज का टॉपिक रहेगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक रहेंगे अपने पास, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बात करेंगे, फिर सरफेस टेंशन होता क्या है, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है सरफेस टेंशन की, इसके पीछे रीजन क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करेंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर अदर और भी फैक्टर्स होते हैं। सरफेस एनर्जी क्या होती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, एक्सिस प्रेशर क्या होता है, कैपिलरिटी एक्शन क्या होता है। ये अपने पास 8 टॉपिक हैं। इन 8 टॉपिक के अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और कई बार एग्जाम स्किप भी कर दिया जाता है, क्योंकि इसको रिप्लेस करके क्वेश्चन कहाँ से बनता है, फ्लूइड मैकेनिक्स से बनता है, जो इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन रियलिटी में होता क्या है, और अपने तो सरफेस टेंशन समझने के लिए क्या डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, कोई भी अपने पास जो सब्सटेंस होता है वो किससे मिला के बना होता है, या तो एटम से मिल के बना होता है, या फिर किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है? या तो एटम से मिलकर के बना होता है, या फिर किससे मिलकर के बना होता है, मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। और इससे पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया था, इंटर एटॉमिक फोर्सेस 50 to 100 टाइम्स ग्रेटर देन द इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स से क्या होता है, 100 से 50 गुना बड़ा होता है, फिर 50 से 100 गुना क्या होता है, ग्रेटर होता है। मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल है, कुछ भी ले लो। ये क्या है अपने पास, एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल है। अब एटम अपने पास सेम सब्सटेंस के हो सकते हैं और अलग अलग सब्सटेंस के हो सकते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में मैं वाटर की बात करूंगा, पानी की बात करूंगा। तो जब पानी एक ग्लास में होता है, फिर एक कंटेनर में वाटर होता है अपने पास, तो उसमें H2O और H2O के बीच में बॉन्डिंग होती है, और इस बॉन्डिंग को क्या नाम देते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। तो ये भी पार्टिकल और ये भी पार्टिकल, ये भी मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है, सिमिलर मॉलिक्यूल है। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स हो सकता है, या फिर फोर्स किसके बीच में हो सकता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है। जैसे ये मेरे पास कोई भी ग्लास है या फिर कोई भी कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, वाटर यहाँ पर फिलअप कर दिया मैंने। तो देन द फोर्स बिटवीन द, ये जिस मेटल का ये कंटेनर बना होगा, कंटेनर्स के मॉलिक्यूल होंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। मान लेते हैं H2O। कंटेनर किसका बना होता है, आयरन का बना होगा, फिर किसी भी सब्सटेंस का बना होगा। तो आयरन और H2O के बीच में जो फोर्स रहेगा, H2O और आयरन मॉलिक्यूल से, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो गए अपने पास, डिफरेंट हो गए। तो बस मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, 2 तरीके का होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अट्रैक्टिव की बात कहाँ पर करेंगे, जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, और रिपल्सिव की बात कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, या फिर अदर किसी फोर्स की बात करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ऑलवेज कैसा होता है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 1 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इसको याद रखेंगे सबसे पहली चीज़। तो सब्सटेंस के बीच में 2 फोर्स लगते हैं, एटॉमिक फोर्स लगता है, मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। फोर्स ऑफ एटॉमिक इज ग्रेटर देन, फोर्स ऑफ एटॉमिक ग्रेटर होता है फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल से। दूसरा पॉइंट अपने को याद रखना है। ठीक है, अब इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को डिवाइड हम 2 कैटेगरी में करते हैं। अगर सेम सब्सटेंस के बीच में फोर्स लग रहा है, किसमें, सेम सब्सटेंस के बीच में, या फिर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है सिमिलर सब्सटेंस के अंदर, दिस इज द कोहेसिव फोर्स। क्या है ये? कोहेसिव फोर्स बोलेंगे इसको, कोहेसिव फोर्स। इफ द फोर्स इज बिटवीन द 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इट इज द एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स। तो दोनों में अंतर समझ हो गया। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्ट्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में या फिर सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा, दैट इज कोहेसिव फोर्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा, इट इज द एडेसिव फोर्स। अब देखिए, कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एड मीन्स क्या होता है, जोड़ना। तो 2 डिफरेंट सरफेसेस को क्या करेगा, आपस में जोड़ेगा। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव हो, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे,
फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है, फिर फोर्स क्या होता है, रिपल्सिव। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r की पावर 8। ये r क्या होता है, r इज द सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। ये दो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की जो सेपरेशन है उसको क्या बोलेंगे, r, और r की पावर 8 के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। तो एक रिलेशन और अपने को मिला यहाँ से, क्या रिलेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन, मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r टू द पावर 8। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो r की पावर 8 के क्या होता है, हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो पहला चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, दूसरी चीज एटॉमिक फोर्स, वो एटॉमिक फोर्स बड़ा होता है, मॉलिकुलर फोर्स से कितना बड़ा होता है, 50 से 100 गुना बड़ा होता है। तीसरी चीज थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन r की पावर 8 के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चौथा क्वेश्चन ये बनता है, अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, और अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज द एडहेसिव फोर्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करेंगे, जो अपना टॉपिक कहाँ पर है, ये टॉपिक है लगभग छठवां टॉपिक है। ठीक है, तो अभी तक इसको यहीं पर याद रखिएगा, ये अपने काम आएगा सरफेस टेंशन समझने में। कहाँ काम आएगा, सरफेस टेंशन में। तो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में ये चीज़ें दोबारा आपको नहीं बताऊंगा, आपको याद रखनी है यहीं पर, मैं सिर्फ इनका यूज करूंगा। क्या करूंगा, यूज करूंगा। चलिए सरफेस टेंशन की बात करते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, यहां तक क्लियर होगा सभी को। सरफेस टेंशन, देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, फोर्स पर यूनिट लेंथ के वे में डिफाइन करेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ की फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे एस फॉर क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, टेंशन मीन्स क्या होता है, खिंचाव। क्या होता है, खिंचाव। मैंने रस्सी वाले केस में बताया था खिंचाव होता है। टेंशन का कहीं भी वर्ड होगा तो आप समझ जाइए किसको रिलेट कर रहा है, खिंचाव को रिलेट कर रहा है। ये खिंचाव होता क्या है इसको बताएंगे अभी। ये क्या होता है, फोर्स, और ये फोर्स कौन सा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स। एल इज द लेंथ ऑफ लेयर। जिस लेयर के ऊपर ये खिंचाव लग रहा होगा उसकी लेंथ क्या होती है, एल होती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, ये क्या है मेरे पास, मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कोई भी कंटेनर है, यहाँ पर किसी भी फ्लूइड को या फिर लिक्विड को हमने ऐसे करके फिलअप कर दिया। कोई भी अपने पास फ्लूइड रहा होगा, उस फ्लूइड को या फिर लिक्विड को क्या कर दिया मैंने, ऐसे करके फिलअप कर दिया। एक सेकेंड, ये अच्छे से विजिबल होगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं रेड में, रेड कलर ले लेते हैं। तो ये क्या है, वाटर फिलअप है इसके अंदर। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एक रैंडम मॉलिक्यूल ले लेता हूँ पानी के बीच में। यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अराउंड में बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, और वाटर मॉलिक्यूल्स इस पर अट्रैक्शन फोर्स ऐसे करके अप्लाई कर रहे होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स तो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, तो सारे मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अगर अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये मॉलिक्यूल पर फोर्स इधर लग रहा है तो अपोजिट में एक ऐसे लग रहा होगा, एक इधर लग रहा है तो अपोजिट में एक ऐसे लग रहा होगा। तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके नेट फोर्स की बात करेंगे तो नेट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल इनसाइड द वाटर विल बी जीरो। अगर पानी के अंदर हमने कोई भी मॉलिक्यूल ले लिया, क्या कर लिया, पानी के अंदर कोई मॉलिक्यूल ले लिया, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, अभी इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन आप लोग इसको समझिए पहले। ठीक है, क्योंकि चीज़ें लिंक करनी होती है। आप डॉट्स को मिलाना सीखे, क्या करते हैं, डॉट्स को मिलाना सीखे। डॉट्स को कैसे मिलाएंगे एक दूसरे से, चीज़ों को लिंक कैसे करेंगे। मैं सरफेस टेंशन खत्म कर दूंगा, बस छोटा सा टॉपिक है, बस चीज़ों को एक दूसरे से लिंक कराना आप लोग सीख लीजिए, लिंक कैसे करेंगे। तो देखिए ये तो हमने यहाँ पर मॉलिक्यूल लिया था। अगर मैं कोई मॉलिक्यूल सरफेस पर ले लेता हूँ, कहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर सरफेस पर ले लेता हूँ। ये आउटर सरफेस है पानी की, क्या है, आउटर सरफेस है पानी की। तो यहाँ पर जो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो फोर्स ओनली नीचे वाले पार्टिकल लगा रहे होंगे,
ऊपर तो कोई पार्टिकल है नहीं, तो कौन लगा रहा होगा, डाउनवर्ड वाले नीचे वाले पार्टिकल लगा रहे होंगे इनके ऊपर फोर्स। चीज़ों को आप एक बार एकांत में बैठ कर सोचा करिए, एकांत में बैठिए, चीज़ों के बारे में एनालिसिस करिए कि ऐसा क्यों हो रहा हो, क्योंकि वही ही फिजिक्स है। चीज़ों के पीछे का वही अपने को जानना है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये फिजिक्स है, क्यों अपने को जानना है। तो क्या करिए, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, लेकिन ऊपर तो है ही नहीं, ऊपर तो अपने पास स्पेस है, ऊपर तो कोई लेयर नहीं है, ना पर वाटर है अपने पास। तो इसका मतलब जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स लग रहे होंगे, इन सारे मॉलिक्यूल्स पर, मान लेते हैं ये लेयर थी, तो इस लेयर पर नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, एक खिंचाव लग रहा होगा। नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, खिंचाव। ये लेयर थी अपने पास, तो इस लेयर पर अब सारे मॉलिक्यूल्स पर नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इनको अपनी तरफ खींच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, खींच रहे होंगे। तो मान लेते हैं पानी की ये लेयर थी अपने पास, इस लेयर के ऊपर क्या कर रहा होगा, एक खिंचाव काम कर रहा होगा, डाउनवर्ड दिस। तो ये जो खिंचाव है ये तो अपने पास फोर्स हो गया, और ये जो लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई, लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जितना लग रहा होगा दैट इज सरफेस टेंशन। क्या हो जाएगा, ये सरफेस टेंशन हो जाएगा। तो डिफाइन क्या कर लेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज सरफेस टेंशन। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो फोर्स की न्यूटन पर मीटर, सरफेस टेंशन की अगर यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास, न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। तो अब जी खिंचाव लगता है, खिंचाव का नेट इफेक्ट क्या होता है, खिंचाव से क्या करता है ये, तो ये लेयर नीचे जाएगी तो ये एरिया जो है मिनिमम होने की कोशिश करेगा। ये जो लेयर है मेरे पास, ये ऊपर वाला लेयर है, अभी तो मैं आपको एक लेयर शो कर रहा हूँ, लेकिन पानी ऐसे भरा हुआ है पूरे में, तो एक एरिया होगा पानी का, तो पूरे एरिया पर नीचे खिंचाव लग रहा होगा, तो एरिया क्या करेगा, कम से कम होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग कहेंगे, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड की या फिर लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है by which it tends to minimize its surface area। सरफेस टेंशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड की या फिर फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी लिक्विड अपने आउटर एरिया को कम से कम रखने की कोशिश करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, कम से कम रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सरफेस टेंशन होता क्या है। ये मॉलिक्यूलर थ्योरी है सरफेस टेंशन की। एक मॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ से उठाया तो अंदर जितने मॉलिक्यूल्स रहे होंगे सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो मैं सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे और यहाँ पर जो रहे होंगे आउटर में तो कोई है नहीं, तो नेट खिंचाव बाहर वाली सरफेस के ऊपर लग रहा होगा। इसी का ये आंसर लिखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन बनता है जी, जो वाटर ड्रॉपलेट होती है अपने पास, क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट, ये हमेशा स्फीयरिकल शेप की क्यों होती है, वाटर ड्रॉप हमेशा कैसी क्यों होती है, स्फीयर शेप की क्यों होती है। अगर हम ड्रॉप की बात करते हैं तो स्फीयर शेप की क्यों होती है, इसका रीज़न यही होता है कि जो इसके आउटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, ये वाले पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स को अंदर की ओर क्या किया जाता है, सरफेस टेंशन के द्वारा अंदर की ओर नेट खींचा जा रहा होता है। तो नेट अगर इसको अंदर की ओर खींचा जाएगा तो क्या कर लेगी, सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है। कैसे, अगर हम कोई भी वॉल्यूम ले लेते हैं, मिट्टी का ले लो, कोई भी ले लो, ये अपने पास वॉल्यूम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसी वॉल्यूम से हम लोग एक स्फीयर बनाते हैं, एक कुछ भी बना लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक सिलेंडर, कुछ भी कैसी भी आकृति बना लो, तो मिनिमम एरिया हमेशा किसका मिलेगा, अपने को स्फीयर का मिलेगा। इसलिए जो वाटर ड्रॉप होती है वो सरफेस टेंशन के कारण एरिया मिनिमाइज रखने की कोशिश करती है। जब एरिया मिनिमाइज रखने की कोशिश करती है तो कैसी शेप में आ जाती है, स्फेरिकल शेप में आ जाती है। कैसे आ जाएगी, स्फीयर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। तो कहीं पर भी आपको अगर ये कंसेप्ट दिख रहा है कि एरिया मिनिमाइज होने की कंडीशन बन रही है, क्या बन रही है, एरिया मिनिमाइज होने की कंडीशन बन रही है लिक्विड के अंदर, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट इज सरफेस टेंशन। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप लोग मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर कॉल कर लीजिए, उसके ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं डाउट और कॉल भी कर सकते हैं, नंबर भी यही है अपने पास। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें इस कंडीशन, देखो अभी हमने बैच स्टार्ट किया है, बैच स्टार्ट किया तो जितने ही बच्चे, काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई हैं, तो बैच ज्वाइन भी कर लेंगे हम लोग 1-2 दिन में। तो जितने ही बच्चे उनसे शेयर कीजिए और आपको पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज सिर्फ इस चैनल के ऊपर मिलेगी।
यूट्यूब पर पूरा चैनल आप लोग देख लीजिएगा, पूरे चैनल पर आपको पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज नहीं मिलेगी डिफेंस के रिगार्डिंग। चाहे इंग्लिश के बारे में बात कर लें, चाहे फिजिक्स के बारे में बात करें, या फिर मैथ के बारे में बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको साथ साथ क्लियर करता चलता हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनता है। जैसे पिछले बार में मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए, इसकी बात करेंगे या तो अपने को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछ लेगा, या फिर इसकी यूनिट पूछ लेगा, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, या फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या होता है, आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर पर फोर्स ऑफ ये टेंशन फोर्स लग रहा होता है, या फिर सरफेस टेंशन लग रहा होता है, सरफेस टेंशन के कारण एरिया क्या होता है, मिनिमाइज होने की कोशिश करता है। इसी कारण वाटर ड्रॉप क्या हो जाती है, स्फेरिकल शेप की हो जाती है। ठीक है, ये स्फेरिकल शेप के होने का रीजन क्या हो गया, पीछे सरफेस टेंशन होगी। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज इस चैनल के ऊपर मिलेगी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसको रफ कर दो, अभी आप लोग इसको साथ साथ लिख लोगे, स्क्रीनशॉट मत लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग छोड़ देते हो फ़ोन में, फिर उसको पढ़ते नहीं। और वैसे भी फ़ोन में पढ़ने से क्या होता है, आंख दर्द करने लगती होंगी आपको, 1-2 घंटे से ज़्यादा आप लोग फ़ोन में पढ़ भी नहीं सकते। वीडियो वगैरह देख सकते हो, लेकिन इस तरह के कंटेंट नहीं पढ़ सकते हो। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा, इनको क्या कर लिया करो, नोट करते रहो। जब आप खुद से नोट करोगे तो आप लोग देखोगे, आप सरफेस टेंशन आज नोट करके देखिए। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ, गुरु की 1-2 बात तो माननी चाहिए, तो मेरी एक बात मानिए कि सरफेस टेंशन के सारे फॉर्मूले आप लोग लिखिए। आप लोग देखोगे जब आप चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म करके सब सरफेस टेंशन को दोबारा देखोगे तो आपको लगेगा लिखते लिखते आधे फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, और क्या होता है एग्जाम में, जरूरी नहीं अपने को सारी चीज़ याद हो, बस मेमोराइज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मेमोराइज। हमने जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये क्वेश्चन तो हमने कहीं देखा था, इसका एक्सप्रेशन तो कहीं देखा था, तो वहीं से हम लोग जब ऑप्शन देख के वहाँ से टिक कर देते हैं, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर थ्योरी होगी, मॉलिक्यूलर थ्योरी ये होती है। ठीक है, और सरफेस टेंशन क्या होता है, ये होता है। चलिए, अब जो सरफेस टेंशन है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कि ऐसा हो सकता है जी सरफेस टेंशन हम किसी सरफेस का बढ़ा दें, या फिर सरफेस टेंशन किसी सरफेस का घटा दें, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अगर हमें सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या करनी है, चेंज करनी है, तो हम कौन कौन से फैक्टर्स के अंदर चेंज करें, कौन कौन से फैक्टर्स को वेरी करें कि सरफेस टेंशन की वैल्यू अपने को इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए। जो पहला फैक्टर है सरफेस टेंशन बढ़ाने के लिए, वो फैक्टर होता है अपने पास टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर। तो इसको वर्बली याद रखिएगा, अगर हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं किसी भी सिस्टम का, तो सिस्टम का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, देखिए मैंने इसको खूनी कलर में लिखा है, रेड कलर में लिखा है, ताकि आपको चीज़ें याद रहे। खतरे का निशान है ना, खतरे का निशान है, मैं इसको खूनी कलर में क्यों लिखा है, रेड कलर में, ताकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो आप लोग कम से कम ये चीज़ें तो याद रखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन घट जाएगा। क्यों घट जाएगा जी, देखिए अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, लिक्विड है, लिक्विड को गर्म करेंगे तो उनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, बॉन्ड कमजोर होता है, तो मॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाएगा। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स वीक। ये मान लेते हैं अपने पास मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, बॉन्ड। जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या किया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, अपना ऑटोमेटिक घट जाएगा। भाई जो आउटर लेयर है पानी की, क्या है, जो वाटर की आउटर लेयर है, ये थी आउटर लेयर, और ये आउटर लेयर थी। जब आउटर लेयर में आपस में बॉन्ड ही टूट गया अपने पास, तो खिंचाव कैसा रहेगा, वो खिंचाव बनता क्यों है, वो खिंचाव बनता ही ऐसे करके, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हो जाएंगे, और जब इनको नीचे की ओर खींचा जाएगा, जब इनको नीचे की ओर खींचा जाएगा, तो इनमें जो आपस में बॉन्ड होगा, एक दूसरे के बॉन्ड से बंधे हुए होंगे, इस बॉन्ड के अंदर क्या होगा, नेट खिंचाव पैदा होगा। और उस खिंचाव के कारण क्या होता है, मान लेते हैं ये लेयर ऐसे बन गई होगी अपनी, मान लेते हैं नीचे फोर्स लगाया होगा और लेयर कैसे बन गई होगी, ऐसे बन गई होगी। अब इस बॉन्ड के अंदर तो क्या हो रहा होगा, टेंशन, खिंचाव पैदा हो रहा होगा, सरफेस टेंशन। तो ये क्या करेगा, अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन में बनाना चाहेगा, एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सीधी सी चीज़ याद रखो, सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। सेकेंड जो क्वेश्चन बनता है, सेकेंड क्वेश्चन बनता है इम्प्योरिटीज़ का। किसका बनता है, इम्प्योरिटीज़ का बनता है।
अगर हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं तो सरफेस टेंशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? इम्प्योरिटीज़ अगर हमने क्या कर दी, इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी तो सरफेस टेंशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ ऐड करने से डिपेंड करेगा कंटेमिनेशन पर। कंटेमिनेशन पर कैसे डिपेंड करेगा? जो इम्प्योरिटी है ये सॉल्यूबल है, क्या है? हाईली सॉल्यूबल है, हाईली सॉल्यूबल है, देन सरफेस टेंशन विल इंक्रीज। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? मान लेता हूँ मेरे पास ये कोई भी कंटेनर था, इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, मान लेते हैं पानी है, पानी भरा हुआ है, मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया, क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, या फिर इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने? शुगर डाल दिया, क्या डाल दिया? चीनी डाल दी। तो चीनी डालने से क्या होगा? अब चीनी भी इसके अंदर घुल जाती है, नमक भी इसके अंदर घुल जाता है, ठीक है। तो ये हाईली सॉल्यूबल इम्प्योरिटी होगी, इसके अंदर घुल गई, इसके अंदर घुल गई मतलब जो इसके पार्टिकल्स होंगे उसमें बीच बीच में जाके सेट हो गई होगी। अब बीच बीच में जाके सेट हो गई होगी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई होगी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई होगी, स्ट्रॉन्ग बन गई होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? अगर हाईली सॉल्यूबल है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अगर स्प्रेंगली सॉल्यूबल है, क्या है? स्प्रेंगली सॉल्यूबल मतलब कम सॉल्यूबल है, स्प्रेंगली सॉल्यूबल। स्प्रेंगली सॉल्यूबल मतलब है या तो सॉल्यूबल है नहीं या फिर कम सॉल्यूबल है, उस टाइम पर सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस टेंशन घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? मान लेते हैं इसी कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर था अपने पास और ये इसके अंदर हमने मिट्टी डाल दी होती, क्या डाल दी होती? हमने मिट्टी डाल दी, और मिट्टी तो घुलेगी नहीं पानी के अंदर, या तो नीचे बैठ जाएगी या फिर कण ऐसे घूमते रहेंगे और बॉन्ड को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये घुलेगी नहीं, सॉल्यूबल नहीं होगी। अगर सॉल्यूबल नहीं होगी तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? इसका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूबल नहीं है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को क्या करेगी? ये डिक्रीज ही करेगी, इंक्रीज करने तो सर, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं क्या करेगी? वीक करेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ को वीक करेगी तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? इसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ दो चीज़ें अपने को याद रखनी है, और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ तो अपने पास टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होता है? घटता है। और दूसरा क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, पहला अगर हम इम्प्योरिटी डालते हैं तो आपको याद रखना है इम्प्योरिटी हाईली सॉल्यूबल है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, और इम्प्योरिटी कम सॉल्यूबल है तो सरफेस टेंशन घट जाएगा। बस खत्म, छोटा सा कंसेप्ट है। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? जैसे पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी। तो देखिए फिजिक्स पढ़ते हो ना आप, दो तीन चीज़ हमेशा याद रखो। जैसे मैंने आपको सरफेस टेंशन बताया, होता क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसके पीछे रीजन जो होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, रीजन क्या होता है, प्लस इसके एप्लीकेशंस का है, ठीक है। वाई तो जानना ही है फिजिक्स में, अगर अपने को पढ़ना है तो हर चीज़ का वाई तो जानना ही पड़ेगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से बस एक ही चीज़ में बढ़ेगा, जब हाईली सॉल्यूबल ले लेते हैं। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन घटता है, इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, पेपर में आया हुआ है। हम जब गर्म पानी कर देते हैं, गर्म पानी में कपड़े धोने आसान होते हैं एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर। कई बार आया हुआ है गर्म पानी में क्या होते हैं? आसान होते हैं कपड़े धोने। गर्म पानी में आसान क्यों होते हैं? गर्म पानी में पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। जब पानी का सरफेस टेंशन खिंचाव कम हो जाएगा तो कपड़े में अंदर तक घुस जाएगा। जहाँ मैल होता है कपड़े में, ठंडा पानी होता है उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, तो ठंडा पानी क्या होता है कई बार अंदर तक नहीं घुस पाएगा। लेकिन गर्म पानी की बात करेंगे तो गर्म पानी क्या करेगा? सरफेस टेंशन कम होगा, सरफेस टेंशन कम होगा तो कपड़े में अंदर तक जा सकता है जहाँ तक मैल होता है, और अंदर से मैल को खींच के ला सकता है सोप्स के साथ में। जो सोप मिसेल्स बनती है अपने पास, मिसेल्स का काम क्या होता है? साबुन की जो मिसेल्स हैं अंदर से मैल को खींच के लाए बाहर, तो अंदर से मैल को खींच के ला सकता है बाहर, ठीक है, अगर पानी को गर्म कर देते हैं तो इसीलिए हॉट वाटर में कपड़े धोना आसान होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। कई बार क्या होता है, एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठंड के टाइम में इंजन सीज हो जाता है, आपने देखा होगा। ठंड के टाइम में इंजन सीज हो जाता है मतलब क्या होता है कि ठंड के टाइम में आपने देखा होगा हम कूलेंट डालते हैं इंजन के अंदर। क्या डालते हैं? कूलेंट डालते हैं इंजन के अंदर, तो कूलेंट ठंड के टाइम में जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है। जब कूलेंट ठंड के टाइम में जम जाएगा, इसका अगले वाले में डिस्कस करेंगे हम लोग कैलोरीमेट्री वाले में अंदर, ठीक है। तो अभी तक ये कंसेप्ट याद रखिए, ठीक है। कैलोरीमेट्री में इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा। कूलेंट डालते हैं ठंड के टाइम में, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। या फिर ये क्वेश्चन पूछा था ठंड के टाइम में पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं, तो हम कहते हैं जी ठंड के टाइम में पानी जम जाता है, पानी जम जाता है वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होते हैं? पाइप फट जाते हैं। अगले कैलोरीमेट्री वाले में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखिए,
सरफेस एनर्जी क्या होती है। हमने तो देख लिया सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट, देखते हैं सरफेस एनर्जी। इसको रफ कर दूं मैं, ठीक है, लिख लिया होगा सबने। ऐसे तो इंटेलिजेंट तो सारे लोग साथ साथ लिख लेते हो। अच्छा, 3-4 बच्चों का कल मेरे पास फ़ोन आया था, बोला जी आप टीडी करा दो। टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स करा दो। देखो थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो, इसके बाद कैलोरीमेट्री होगा, कैलोरीमेट्री के बाद क्या आएगा अपने पास, टीडी आएगा। तो टीडी के अंदर भी सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों ने प्लस कोर्स नहीं लिया है अपना, मतलब ये कोर्स है, ये कोर्स के ऊपर आप लोग जाएंगे, विजिट करेंगे, परचेज कर सकते हैं। फीस बिल्कुल जेन्युइन सी है। आपको लगेगा कि आपको वेस्ट, आप लोग जितना फीस देते हो, जितना आपका ऐसे वेस्टेज खर्चा होता है, उतनी फीस हमने रखी है मात्र 1999 रुपये, ठीक है। तो ये मैंने क्यों रखी है, ये रखने का रीज़न यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स गांव में पहुँचे, उन बच्चों तक पहुँचे जो रियलिटी में डिजर्व करते हैं इसको, ठीक है। तो उन बच्चों तक आप लोग कंपेयर करोगे, 3 सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, इंग्लिश मिल रहा है, फिजिक्स मिल रहा है और क्या मिल रहा है, मैथ मिल रहा है। 1999 आई थिंक कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन में हम देखते थे काफ़ी बच्चों का फ़ोन आता है मेरे पास, बोला जी 25,000 फीस होती है, 30,000 फीस होती है। उससे खैर कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ टू द पॉइंट स्टडी यहाँ पर करनी है, किसकी, डिफेंस के रिगार्डिंग ओनली, ठीक है। तो चलिए अगला अपने पास है सरफेस एनर्जी। तो लिख लीजिए क्या, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी नाम से पता चल रहा है, जो हम सरफेस टेंशन बात करेंगे या फिर सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगेगा, उसके कारण जो वर्क डन होगा उसको एनर्जी बोलते हैं। और ये तो आपको पहले पढ़ा ही है कि एनर्जी क्या होता है, वर्क डन ही होता है। क्या होता है, वर्क डन को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए वर्क डन क्या होगा मेरे पास, वर्क डन होगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। मैंने पढ़ा था अभी सरफेस टेंशन इज इक्वल टू में फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू में सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ। क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ। अगर मैं स्मॉल वर्क डन की बात करूंगा तो फोर्स इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, फोर्स की वैल्यू को यहाँ पर उठा के रख देता हूँ। क्या करता हूँ, फोर्स की वैल्यू को यहाँ पर उठा कर, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, सरफेस टेंशन इनटू में लेंथ, लेंथ इनटू में डी एस, लेंथ इनटू में डी एस। ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको सरफेस एरिया मत समझिए क्या है, तो लेंथ इनटू में लेंथ तो क्या होता है, एरिया होता है। तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया, सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। डी एस है तो चेंज इन एरिया लिख लेंगे यहाँ पर। और ये क्या हो गया, वर्क डन, वर्क डन इज द एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। कई बुक्स के अंदर इसी को कैसे लिखा होता है, सरफेस टेंशन एस की जगह टी लिखा होता है। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना, अगर आपके बाद में भी टी लिखूंगा तो आपको समझ जाना सरफेस टेंशन। तो सरफेस एनर्जी का टी इंटू में डेल्टा एरिया। तो टी का मतलब भी क्या होता है, कई बुक्स में सरफेस टेंशन ही होता है। तो जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन को या तो टी से रिप्रेजेंट करो या फिर किससे रिप्रेजेंट करो, एस से रिप्रेजेंट करो, बात एक ही है, ठीक है। जैसे प्रदीप साहब ने तो टी से रिप्रेजेंट कर रखा है, कई बुक्स हैं उनके अंदर एस से रिप्रेजेंट कर रखा है। जिससे भी रिप्रेजेंट करो आप लोग मेंशन कर दोगे टी फॉर सरफेस टेंशन या फिर एस फॉर सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये सरफेस एनर्जी होती है। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ पता है, सरफेस टेंशन चेंज इन एरिया कितना है, चेंज इन एरिया कितना है, एरिया में चेंज को मल्टीप्लाई कर देना सरफेस टेंशन से तो एनर्जी आ जाएगी। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला लिख लेंगे सभी, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा इसका, मैं कहता हूँ जो मेरे पास कोई भी ड्रॉप है, क्या है, वाटर ड्रॉप है, इसका कुछ रेडियस रहा होगा R1, ठीक है। ये वाटर ड्रॉप को हमने बड़ा किया, वाटर ड्रॉप को क्या किया, थोड़ा बड़ा किया, बड़ा किया तो वाटर ड्रॉप का शेप कैसे हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा। अभी रेडियस क्या हो गया इसका, R2 हो गया, अभी रेडियस क्या हो गया इसका, R2 हो गया, ठीक है। अभी मेरे को सरफेस एनर्जी चाहिए कि इसको R1 से R2 में ले जाने में एनर्जी कितनी लगी होगी। तो एनर्जी हमने पढ़ी है सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन T होता है, चेंज इन एरिया, एरिया क्या होता है 4 पाई R², 4 पाई R2² माइनस के 4 पाई R1², चेंज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस टेंशन इनटू में 4 पाई कॉमन ले लेंगे, R2² माइनस के R1²। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द सरफेस एरिया ऑफ द, इसके सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप, ड्रॉप के सरफेस R1 से R2 तक चेंज करने में कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, वो टेंशन में होगा अपने पास, तो ये एनर्जी की जरूरत होगी। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं, चलिए
मैं बबल की भी बात करूंगा और बात करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। बबल के अंदर एनर्जी कितनी होती है, और ये जो टॉपिक बचे हुए हैं इनको भी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग ये पढ़ते रहिएगा। इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है उसको आप लोग क्या करेंगे, मेरे पास सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर भी और कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।